हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए जिसे आप हिंदी आवी कहते हैं, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज आज यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 21 फरवरी को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 23 फरवरी को हिंदी का आपका फाइनल यानी एनुअल एग्जाम जो है, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है ना बच्चों। तो इस वीडियो में आप सभी बच्चों के पेपर की तैयारी को, प्रिपरेशन को, आपकी प्रैक्टिस को, सिलेबस के रिवीजन को और अच्छा बनाते हुए अब हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को, और वो भी सॉल्यूशन के साथ में। बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी हमने आपको एक पीवाईक्यू करवा दिया है, ठीक है, डीओई का ऑफिशियल सैंपल पेपर करवा दिया है, और साथ ही साथ 5 सैंपल पेपर अपनी तरफ से करवा दिए हैं। अब डिमांड आपकी थी कि सर जी के बाद छठा पेपर और करवा दो, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारा जो प्रिपरेशन है, उसका लेवल थोड़ा और अच्छा हो सके। तो बस आ गया आपके लिए छठा पेपर, ठीक है। तो पैटर्न देखो एक बार, 15 प्रश्न और 4 खंड होंगे। खंड का में आपके टोटल 2 प्रश्न होने वाले हैं, खंड खा के अंदर आपके 4 प्रश्न होंगे, खंड गा में आपके 5 प्रश्न, और खंड खा के अंदर टोटल 4 प्रश्न होंगे। अब सुनो, ये जो वीडियो है ये हमारे इसी 6th सैंपल पेपर के पार्ट नंबर 1 की वीडियो होने वाली है। और इस पार्ट 1 में हम खंड का जो है हमारा अपठित बोध, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 1 होगा हमारा अपठित गद्यांश का, क्वेश्चन 2 होगा अपठित काव्यांश का। तो इन दोनों की हम बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर आता है इंपॉर्टेंट, जो कि रहेगा खंड नंबर खा। इसके अंदर हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय, इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, समास वाले क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे अलंकार, ठीक है ना। तो पार्ट 1 के अंदर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से रहने वाला है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ, आप सभी बच्चों को जिनका आज पेपर होने वाला है, इन सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे 23 तारीख को एग्जाम देंगे उनको भी एडवांस में ऑल द बेस्ट, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने छठे पेपर के पार्ट 1 की वीडियो को। रेडी हो बच्चों, रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने इस पेपर के सबसे पहले खंड, खंड का की तरफ, और ये रहेगा अपठित बोध वाला, ठीक है। अब इसमें हमारे ना 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? 2 क्वेश्चन। तो चलो एक एक करके सबको पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर हमसे क्या कहा गया इसके बारे में। चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। देखो मेरे साथ आप भी पढ़ना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आपकी। देखो पहला क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों। देखो ये ना सूरदास जी के बारे में है, और सूरदास के बारे में तो आपका एक वो भी है, क्या नाम है, पोयम भी है ना। तो इससे आपकी उसकी भी तैयारी हो जाएगी। देखो सूरदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे, जिन्होंने भक्ति साहित्य में अत्यधिक योगदान दिया। वे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के भजन और काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, और वे संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं। उनका काव्य मुख्य प्रमुख रूप से कृष्ण भक्ति पर आधारित था, और उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल रूप और उनका जो वृंदावन में किया गया प्रेम है, इसका चित्रण किया है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी ये बातें कहते हैं। आगे के 2 लाइन, आगे का पैराग्राफ क्या कहता है बच्चों। सूरदास के काव्य में एक अद्भुत भावनात्मक गहराई है, और उनका कृष्ण के प्रति श्रद्धा का दर्शन होता है। उनके भजन और कविताएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनके काव्य में भगवान कृष्ण के प्रति और भगवान कृष्ण के प्रति भक्त जो हैं उनकी भक्ति और प्रेम की भावना को चित्रित किया गया है। सूरदास का काव्य साहित्य में एक नया मोड़ लेकर आया, और उनके द्वारा रचित सूर सागर हिंदी साहित्य का अमूल्य रत्न माना जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखो एग्जाम में जो है ना, इससे थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज आएगा आपका, ठीक है, इससे थोड़ा सा लॉन्ग आएगा। मान लीजिए एक पैराग्राफ, और मैंने छोटा इसलिए करवाया है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो यहाँ पे जल्दी और अच्छी हो जाए, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूरदास किसके कवि थे, ठीक है। सूरदास किसके कवि थे बच्चों? तो अभी अभी हमने पढ़ा भगवान कृष्ण के, ठीक है। किसके? भगवान कृष्ण के। सूरदास के काव्य में किस भावना का प्रमुख स्थान है? तो देखेंगे बच्चों, सूरदास के काव्य में प्रेम और भक्ति का है, ठीक है, नीति व धर्म का है, ठीक है, वीरता और साहस का नहीं, शौर्य और कर्तव्य का नहीं। तो क्या होगा? पहला और दूसरा।
नीति धर्म के बारे में भी ये बात करते हैं, प्रेम और भक्ति के बारे में भी ये बात करते हैं, है ना। तो का वाला सही है। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन, नहीं दूसरा तो हो गया, तीसरा, सूरदास के काव्य की विशेषता क्या थी बच्चों। ठीक है, सूरदास के काव्य में प्रेम है, बिल्कुल ठीक। भक्ति और भावनात्मक गहराई की विशेषता है, बिल्कुल ठीक। इनके जो काव्य हैं ये भगवान कृष्ण के प्रति भक्त की जो निस्वार्थ भक्ति है और जो प्रेम है इसको चित्रित करता है। हाँ सर, इसमें तो सारे सही हैं हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो घा वाला है ना बच्चों, ये हमारा सही हो जाएगा। चलो अब हम आगे करते हैं 2-2 नंबर के हमारे 2 क्वेश्चन। तो पहला है, सूरदास के काव्य का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है बच्चों। तो क्या प्रभाव पड़ा है, ध्यान से देखते हैं। सूरदास के काव्य ने हिंदी साहित्य में जो भक्ति साहित्य है इसको नई धारा दी है। ठीक है, नई धारा की शुरुआत की है। उनके काव्य ने हिंदी कविता में भावनाओं की गहराई और आध्यात्मिकता को जोड़ दिया, यानी कि भगवान और जो भक्ति है उससे जोड़ दिया है, जिससे कि हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ठीक है, इसके अलावा सूरदास जी का जो सूर सागर है, इस साहित्यिक रचना का क्या महत्व है, तो देखेंगे। सूर सागर हिंदी साहित्य का एक अमूल्य रत्न है जो सूरदास के भक्ति और प्रेम को दर्शाता है। यह काव्य संग्रह भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसको वर्णित करता है और इसे हिंदी साहित्य में अत्यधिक महत्व भी प्राप्त हुआ है। बस हो गया हमारा यहाँ पे, है ना। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है और यहाँ पे मैंने देखो प्रैक्टिस करवाई है आपकी अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला काव्य, और जो कि है हमारा मतलब अगला क्वेश्चन है सेकंड, और ये है हमारा काव्यांश वाला, यानी कि कविता की लाइनें होंगी, इसे पढ़कर हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आंसर देने हैं। तो चलो बच्चों कविता की लाइनों को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों। संघर्ष की राह पर जब तू निकलेगा, हर कदम पर तू खुद को तौलेगा, जो हौसला तुझ में जगेगा वो तुझे संभालेगा, हर तूफान में भी तेरा दीपक जलेगा। राह में कांटे होंगे, फूल भी बिछे होंगे, पर तेरे हौसले के आगे हर अवरोध झुके होंगे। आंसुओं से नहा कर जब मुस्कान सजेगी, तब दुनिया तेरी मेहनत की गाथा लिखेगी। हार और जीत दोनों तेरी राह में आएंगे, पर याद रखना केवल साहस ही सुख पाएंगे। अपनी मेहनत को कभी हल्का मत आंकना, हर कोशिश एक नई सफलता की चाबी लाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, हमें जो कवि है वो आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी उसके बारे में बताता है। संघर्ष जब हम करते हैं तो हम अकेले ही रहते हैं, कुछ ऐसी बातें यहाँ पे कही गई हैं, है ना। प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है, कविता में हर तूफान में भी तेरा दीपक जलेगा, इस लाइन का क्या मतलब बच्चों। इस लाइन का मतलब है कि संघर्ष और धैर्य से चुनौती का सामना किया जा सकता है, यानी कि अगर हम संघर्ष रखें और धैर्य रखें, पेशेंस रखें, तो हम चुनौती का सामना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, पद्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों पद्यांश में क्या कहा गया है कि कविता में संघर्ष को जीवन का हिस्सा बनाया गया, यानी कि जो संघर्ष है ना, इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, जीवन का हिस्सा ही संघर्ष है। मेहनत का फल केवल भाग्य पर निर्भर करता है, गलत बात है। मेहनत का फल भाग्य पर नहीं, आपकी कर्म, आपकी मेहनत पर ही निर्भर करता है, ये तो गलत है। आगे, साहसी व्यक्ति ही सुख और सफलता प्राप्त कर सकता है। हाँ ये सही है कि जो साहसी व्यक्ति होता है ना वही सुख और सफलता प्राप्त कर सकता है, जो आलसी होते हैं वो नहीं। ठीक है, इसके आगे देखिए क्वेश्चन थर्ड, अपनी मेहनत को कभी हल्का मत आंकना, इसका क्या मतलब है बच्चों। इसका मतलब यह है कि हर प्रयास कोई ना कोई मूल्य जरूर देता है, यानी कि आप जो भी काम करते हो ना, आप इतना मानो कि अगर आप उसमें फेल भी होगे ना, तो वो फेलियर जो है वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो हर प्रयास कोई ना कोई मूल्य जरूर देखता है, अपनी मेहनत को कभी हल्का मत आंकना। ठीक है, इस तरह से। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राह में कांटे होंगे, फूल भी बिछे होंगे, इस पंक्ति का क्या मतलब है। इसका मतलब है बच्चों कि जीवन में सुख दुख, कठिनाइयां और अवसर साथ साथ चलते हैं, यानी कि आपको अपने जीवन के विकास के लिए संभावना भी बहुत मिलेंगी, अवसर भी मिलेंगे, लेकिन सुख दुख और कठिनाइयां भी मिलेंगी। इसे ही स्वीकार करके आगे बढ़ने से सफलता मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे, हर कोशिश एक नई सफलता की चाबी लाएगी। इसका जीवन में क्या महत्व है बच्चों। यह पंक्ति में यह प्रेरणा दिखती है कि हर प्रयास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सफलता के करीब ले जाता है और एक नई उपलब्धि का मार्ग भी हमारे लिए खोलता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पोयम थी, यानी कि जो कविता वाली लाइंस थी, ये भी हमने समझ ली है बच्चों। ठीक है, चलो आगे डिस्कशन करेंगे। अब यहां से शुरुआत होगा बच्चों हमारा खंड नंबर खा, जो कि है व्यावहारिक व्याकरण का। ठीक है,
अब इसमें हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों कि उपसर्ग और प्रत्यय इस पे आधारित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले ना आप ये एक चीज समझो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जानो कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया पढ़, ठीक है, एक शब्द लिया पढ़, इसके आगे मैंने उपसर्ग लगा दिया अन, तो ये क्या हो गया अनपढ़, ठीक है, बिना पढ़ा लिखा, ठीक है। मैंने एक लिया है शब्द मान लीजिए स्थिति, ठीक है, स्थिति यानी कि कोई सिचुएशन, अब मैंने उसके आगे उप लगा दिया तो अर्थ उलट गया, क्या हुआ उपस्थिति यानी कि कोई आ गया वहां पे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए मैंने शब्द लिया मोल जिसका कि कोई मूल्य है ना, और मैंने इसके आगे उपसर्ग लगा दिया अन, तो क्या बन जाएगा अनमोल बन गया, यानी कि ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं, कोई इसको नहीं खरीद सकता, ठीक है। बात करें प्रत्यय की तो ऐसे शब्दांश जो कि शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है इतिहास, ठीक है, अब मैंने इसमें उपसर्ग जोड़ा इक जो कि शब्द के पीछे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया पवित्र, इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ दिया ता, तो क्या हो जाएगा पवित्रता, है ना। इस तरीके से संस्कृति में सांस्कृतिक हो जाएगा, भूगोल में भौगोलिक हो जाएगा। तो ऐसे करके यहां से भी सीधा से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो इस टेबल को आप याद कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर्वशक्तिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो बच्चों सर्वशक्तिमान शब्द में हमारा उपसर्ग क्या है सर्व, और मूल शब्द है हमारा शक्तिमान, ठीक है। आगे देखेंगे जो निश उपसर्ग है, कौन सा निश, इस उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। तो बच्चों निश उपसर्ग से जो निर्मित शब्द है मैं आपको कई सारे बता देता हूं, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो एक है निष्कलंक, निष्क्रिय, निष्कर्ष, निष्कासित, निश्चल, निष्प्राण, है ना, इस तरीके से, ओके। अगला है बच्चों चिकित्सा शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान के लिखिए। अब इसमें ना मूल शब्द तो हमारा चिकित्सा है, ठीक है, चिकित्सा है, लेकिन जो इसमें ना जुड़ा हुआ है वो प्रत्यय है, और प्रत्यय है ईय, ठीक है। क्या प्रत्यय है, प्रत्यय हमारा ईय, इस तरीके से ये प्रत्यय हमारा, ओके। अगला क्वेश्चन आधिकारिक शब्द में निहित जो प्रत्यय है इसको पहचान के लिखिए। तो बच्चों आधिकारिक शब्द में अगर हम देखें तो जो अधिकार शब्द है ये हमारा मूल शब्द है, और जो इक है ये प्रत्यय है बच्चों, ठीक है। मूल शब्द क्या है अधिकार, और प्रत्यय हमारा इक। अब जैसे एक प्रत्यय हमें दिया है दायक, तो इससे संबंधित जो प्रत्यय और जो शब्द हैं वो बनाइए। तो मैंने बना दिया लाभदायक, दुखदायक, शिक्षादायक, प्रेरणादायक, आरामदायक, शुभदायक, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गए आपके। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों, सर जी क्या क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको ना एक मैं शब्द दे रहा हूं, उस शब्द में कौन सा मूल शब्द है कौन सा प्रत्यय, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये जो हमारा शब्द है बच्चों सुपरिचित, ठीक है, इस शब्द में आपको बताना है कि मूल शब्द कौन सा है, ठीक है, और इसमें उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस बच्चे का सही आंसर होगा मैं कोशिश करूंगा कि उस बच्चे के कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ठीक है। चलो बच्चों तो ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया। जल्दी से बताओ सुपरिचित शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग यहाँ पे कौन सा। याद रखें उपसर्ग लगेगा शब्द के पहले और मूल शब्द आएगा उसके बाद, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या कहा गया बच्चों कि निर्देश अनुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हमें समास वाले क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुरूपिया जो ये समस्त पद है इसका समास विग्रह लिखिए। तो बच्चों बहुरूपिया का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, बहु प्लस में रुपया यानी कि कई रूपों वाला व्यक्ति। अब जब यहाँ पे है कि कई रूपों वाला व्यक्ति है यानी कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास है बच्चों। क्या है, बहुव्रीहि समास, जिसमें बेसिकली कई रूपों वाला व्यक्ति है। अगला जो गौशाला शब्द है बच्चों इसमें निहित समास का नाम लिखिए। तो गौशाला यानी कि गाय के लिए शाला, दैट मीन्स तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। जैसे कि एक और है विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो ये भी तत्पुरुष समास है बच्चों, है ना। अब एक क्वेश्चन है कि एक शब्द में 2 गुण होते हैं जिससे नया अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे कि सप्ताश्वर, ठीक है, अर्थात सप्त प्लस में अश्व अर्थात 7 घोड़ों वाला, ठीक है। तो जहां पर भी याद रखें, जहां पर भी आपको किसी भी वर्ड में आपको अंक नजर आ जाए, ठीक है,
अंक यानी कि आपको उसमें किसी भी तरीके का नंबर नजर में आ जाए, ठीक है। जैसे कि सप्ताश्वर है यानी कि 7 हैं, ठीक है। अब जैसे त्रिकोण है यानी कि 3 है, या फिर त्रिदेव हैं तो 3 है, त्रिशूल है 3 है ना, इस तरीके से। तो जहां पर भी ऐसे अंक आपको दिख जाएं समझ जाइएगा वहां पे द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। ओके। उसके अलावा द्वंद्व समास का उदाहरण लिखिए, तो मैंने लिखा है देव दानव यानी कि देवता और दानव, यानी कि इस तरीके से। रात्रि दिन यानी कि रात्रि और दिन, रात्रि प्लस में दिन, ऐसे करके, ठीक है। इसके अलावा इनकी वजह से शब्द में निहित समास को पहचानिए। तो बच्चों देखो, जहां इनकी वजह से, उनकी वजह से, इनके द्वारा, वैसे, ऐसे, जैसे, ये शब्द होना जहां पे भी, समझ जाइए वहां पे अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। अगर समास की और प्रैक्टिस करनी है तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं एक्स्ट्रा वाले, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखे बच्चों, पिछले पेपर में। आप यहां से देख सकते हैं। जैसे पुस्तकालय का जो समस्त पद है वो लिखिए, तो क्या है? पुस्तक जमा में आलय तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब रक्षाबंधन में जो निहित समास है इसको पहचानिए, तो इसमें विभक्ति यानी कि कर्मधारय समास है। और जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे बच्चों। फिफ्थ में क्या है कि निर्देश अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इनसे संबंधित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो बच्चों वाक्य भेद को समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये वाक्य भेद होते क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी बात को पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है ना, इस तरह से। निषेधवाचक में क्या होता है कि इसमें ना किसी भी कार्य को ना करने के लिए कहा जाता है, निषेध व्यक्त होता है दरअसल, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना। विस्मयादिबोधक में क्या होता है कि इसमें ना काफी आश्चर्य होता है, ठीक है, ऐसे भाव प्रकट होता है, जैसे कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे करके। संदेहवाचक वाक्य, इसमें किसी भी संदेह को दिखाया जाता है, या फिर कोई बात जो अनिश्चित हो, जैसे कि शायद ही वह आएगा, है ना, इस तरह से। इसके अलावा इच्छावाचक में हम अपनी इच्छा दर्ज करते हैं या फिर आशीर्वाद देते हुए प्रकट करते हैं, जैसे कि वो आप किसी के पैर छूते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ठीक है, सौभाग्यवती भव, ऐसे करके। संकेतवाचक वाक्य में जब किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाए, जैसे कि अच्छा सुनो वो है कौन है, वो वस्तु क्या है, वह व्यक्ति कौन है, ऐसे करके। आज्ञावाचक में जो किसी वाक्य मतलब जिसमें ना आदेश, निवेदन या फिर परामर्श दिया जाए, ठीक है, जैसे कि कृपया दरवाजा बंद कीजिए, कृपया मुझे परेशान मत कीजिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। विधानवाचक वाक्य जो किसी तथ्य, घटना या फिर सामान्य कथन को व्यक्त करें, जैसे कि आज ठंड है, आज सूरज पश्चिम से निकला है या पूरब से निकला है ना, इस तरीके से। चलो अब देखते हैं आपने इसे अच्छे से समझा या नहीं। जैसे कि कृपया यहाँ खड़े मत रहो, यहाँ रास्ता अवरुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। तो वाक्य भेद क्या होगा बच्चों? निषेधवाचक, क्योंकि जब किसी भी वाक्य में, याद रख लीजिए, ये शब्द आ जाएं, ठीक है, मैंने शब्द भी लिख दिए हैं, अगर ये शब्द आ जाएं तो समझ लीजिए वहां पे क्या है? निषेधवाचक वाक्य। मैंने आपको 100 आउट ऑफ 100 इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन जाए, जो कि बनेगा ही, यहीं से आना ही है, ये 6 से 7 प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के, और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और यहां से आप समझ जाओ, ठीक है। जब भी आपको ये मिले तो याद रखना, जिस वाक्य में नहीं, मत, मना, नहीं करना, ना करना ऐसे शब्द हों, आप आंख बंद करके निषेधवाचक लिख देना। दूसरा, यह किताब किसने दी, क्या तुम जानते हो? अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति है, वो किसी से कह रहा है ये मेरे हाथ में जो किताब है ना, ये तुम्हें किसने दी है, तुम जानते हो उसे, है ना। तो यहाँ पे क्या है? संकेत किया जा रहा है कि यह, वह, कौन, कहाँ, क्या, इस तरीके से। उसके बाद बच्चों विस्मयादिबोधक वाक्य कि उसका उदाहरण, तो हम उदाहरण लिखेंगे, वाह तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा गाना, वाह तुम तो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, तुम तो टॉपर बन गए, है ना। तो जिसमें ना विस्मयादि हो, ठीक है, जिसमें आश्चर्य हो। उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आज्ञावाचक में क्या है कि मुझे यह काम तुरंत करना है, कृपया मेरी मदद करो, आज्ञा दी जा रही है ना, मुझे ये काम करना है, मेरी मदद करो, है ना, आज्ञा दी जा रही है, कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करने दो, है ना, इस तरीके से। आगे जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या फिर सामान्य कथन को व्यक्त करें उन्हें हम विधानवाचक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक वाक्य की आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी है अच्छे तरीके से। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न भी पूरा हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जो कि है
अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न, जिसमें से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों पहले हम अलंकार को समझ लेते हैं, क्या होते हैं अलंकार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अलंकार ना आपके एग्जाम में 3 टाइप के पूछे जाएंगे। एक है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, फिर है यमक, और फिर है आपका श्लेष। बस यही 3 अलंकार हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, सिलेबस में यही है केवल। ठीक है, देखो जब किसी वाक्य में या फिर पद्य में एक ही अक्षर की या फिर एक ही ध्वनि का बार बार प्रयोग हो, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जैसे रा 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 रा, एक ही जो अक्षर है इसकी जो ध्वनि है जो बार बार आ रही है ना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो चारू चंद्र की चंचल, है ना, तो ये क्या है, चा 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 आ रहा है बार बार। उसके अलावा चंचल चंद्र चकोर को चंचल चित्त, तो यहाँ पे देखिए चा 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 चा, है ना, इस तरीके से आ रहा है। तो ये क्या है, ये अनुप्रास है, जहाँ पे एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो। अगला यमक, जब एक ही शब्द का वाक्य या फिर पद्य में 2 या अधिक बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसका अलग अर्थ हो, उसे हम यमक कहते हैं। जैसे कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, तो 3 बेर खाती थी यानी कि यहाँ पे 1 बेर तो है असलियत का बेर और 1 बेर है यहाँ पे उसका टाइमिंग। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी माद कथा अधिकाय, तो 1 कनक धतूरा है 1 कनक सोना है ना, इस तरीके से है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर श्लेष की बात करेंगे, तो जब किसी शब्द के 2 या अधिक अर्थ हों और वाक्य और पद्य में उस अर्थ का प्रयोग हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कि शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ 2 या उससे अधिक होंगे। जैसे कि सुब्रन, सुब्रन को खोजत प्रथ कवि व्यभिचारी चोर, तो यहाँ पे सुब्रन के कई मतलब हैं, ये कवि के लिए अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग है, चोर के लिए अलग है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है, तो यहाँ पे पानी की वजह से मोती मानुष चून इसको बताया गया है ना। तो ये चीजें बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं। चलो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्या दिया गया बच्चों, बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहत काकी है बेटी। ठीक है, देखो बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहत काकी है बेटी, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये का शब्द है, ठीक है, का एक अक्षर, इसकी बार बार आवृत्ति हुई है, तो क्या है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, पिया मिलन की प्यास बुझाए प्यास न बुझी पिया की। ठीक है, यहाँ पे 2 शब्द हैं, दोनों का अलग अर्थ है। कैसे कि पिया मिलन की प्यास बुझाए, यानी कि पिया से मिलने की जो प्यास है, ठीक है, प्यास न बुझी पिया की, लेकिन पिया की प्यास नहीं बुझी, तो दोनों का अर्थ अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यमक है बच्चों। एक ही शब्द एक ही वाक्य में 2 मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हैं 2 शब्दों के। विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए प्रीतम बता दो लाल मेरे कहाँ। ठीक है, देखो विपुल धन अनेक रत्न हो साथ लाए प्रियतम बता दो लाल मेरे कहाँ, तो यहाँ पे जो है बच्चों श्लेष अलंकार का उपयोग है। ठीक है, क्या है, श्लेष, क्योंकि यहाँ पे जो रतन है, रतन, तो रतन एक तो है, क्या नाम है उसका, रतन असलियत का, एक रतन है कि उसका लाल कहाँ है। ठीक है, एक रतन और है यहाँ पे, है ना, ये चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे है मन मोहन मोहे मोहन मोह ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो मन मोहन मोहे मन मोह ले गया, तो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। फूलों से फले फलों की फुआ, तो यहाँ पे फा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास है। इसके अलावा आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने करवा रखे हैं, जैसे ये दिखेंगे कानन कुसुम कुसुमुत काली खिली, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि का वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी ही तजी भाजती, तो एक कानी है कि कान में बांसुरी की धुन पड़ी, एक कहानी है कि जल्दबाजी में वो सारा काम छोड़ छाड़ के भाजी वहां से। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है, तो पानी गए न उबरे मोती मानस चून यानी कि श्लेष अलंकार है आपका। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए, तो यहाँ पे यमक अलंकार है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो जो रोंदे शब्द है वो 2 बार उपयोग हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। अनुप्रास अलंकार इसमें होगा हर कदम में हलचल हर पल में उत्साह, इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली बच्चों इस पेपर के अभी तक हमने खंड नंबर का को भी समझ लिया है, खा को भी समझ लिया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ जी सर, चलो आप शुरुआत करेंगे बच्चों इस पेपर के अपने अगले खंड की, जो कि है खंड नंबर का पाठ्य पुस्तक अंतरा, और जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना उसके आधार पे अंतराल तो 11th में है भाई, अभी मैं वही 11वीं का वीडियो बना रहा था ना, तो इसीलिए याद रह गया। तो खंड का जो है बच्चों यहाँ से शुरुआत हो जाएगा आपकी दोनों किताबों पर आधारित। बच्चों इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसे ध्यान से पढ़ते हैं। 7 में
निम्नलिखित पठित गद्यांश यानी कि आपके जो चैप्टर हैं वहां से एक गद्यांश लिया जाएगा और इसी से संबंधित आपसे एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो बच्चे पढ़ते हैं। उन जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो सालिम अली जी, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खिलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। हर दुनिया उन्होंने यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो बच्चों, जो सालिम अली जी हैं उन्हें वर्ड वॉचर कहा गया है, इसीलिए इनके बारे में ये सारी बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सांवले सपनों की याद, जिसका अर्थ होता है अधूरे सपने। तो ये एमसीक्यू अलग से बन सकता है बच्चों कि सांवले सपने की याद का क्या मतलब है, अधूरे सपने। तो ये जो आपका चैप्टर है ये किस श्रेणी में आता है, क्या ये निबंध है, काव्य है, संस्मरण या फिर उपन्यास है? तो बच्चों ध्यान से सुनो, जब भी हम किसी के याद में किसी चीज को लिखते हैं तो वो क्या होता है, संस्मरण होता है। क्या होता है, संस्मरण होता है। तो ये कवि जो लेखक है ना, उन्होंने सालिम अली की याद में लिखा है ना, तो क्या है, ये संस्मरण है बच्चों। अगला, अध्याय के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों अध्याय में देखो क्या क्या है। सालिम अली जी एक पक्षी वैज्ञानिक माने गए हैं। सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था। लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा था। सालिम अली को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वर्ड वॉचर के नाम से। तो बच्चों जो भी बातें, पक्षी वैज्ञानिक, पत्नी का नाम तहमीना, लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा, वर्ड वॉचर, सब सही हैं, यानी कि का वाला बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। सालिम अली साइलेंट वैली को बचाने के लिए किस नेता से मिले थे? ठीक है, किस नेता से मिले थे जो गांव की मिट्टी पर पानी की पहली बूंद के असर को समझता था? यानी कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध गांव से रहा था, क्योंकि वो भी पहले, उनके जो पिता थे वो भी किसान ही थे, बाद में ये नेता बने हैं। ठीक है, तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे बच्चों? वो थे चौधरी चरण सिंह जी। वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। तो यहाँ पे जो ये सोया हुआ पक्षी है ना, सोया हुआ पक्षी, ये किसके लिए उपयोग किया गया बच्चों? ये उपयोग किया गया है सालिम अली जी के लिए। किसके लिए? सालिम अली जी के लिए। वेरी गुड बच्चों, एकदम सही। अब बच्चों हमारा जो 5वां प्रश्न है, इसमें मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एक शब्दार्थ जरूर आएगा, तो इसीलिए आपको मैं इस सालिम अली के चैप्टर से टोटल 5 शब्दार्थ कराने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है। अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए क्या है बच्चों, पहला है हुजूम। हुजूम का मतलब होता है जनसमूह या फिर कह लीजिए भीड़। ठीक है। सौंधी, सौंधी का मतलब होता है सुगंधित, मिट्टी पर पड़ने वाली जो उठने वाली गंध होती है ना, जब पानी वगैरह पड़ता है उस पर, तो जो उससे खुशबू निकलती है उसको बोलते हैं सौंधी सौंधी। ठीक है। आवशार का मतलब होता है निर्झर होना या फिर झरना। मिथक होता है कि प्राचीन जो पुराकथाएं होती हैं उनका तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता हो। और शोक का मतलब होता है चंचल। तो जितने भी ये हमारे वर्ड दिए गए हैं शब्दार्थ के रूप में, सब सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन 1 2 3 4 5 ये बिल्कुल ही एकदम करेक्ट है। ओके, इस तरीके से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी हमने पूरा कर लिया। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या है बच्चों, 8 क्वेश्चन में निर्धारित गद्य पाठों के आधार पे निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 को उत्तर दीजिए। बच्चों एग्जाम में आपसे 4 में से पूछा जाएगा कि 4 में से 3 के आंसर दीजिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 इसलिए लिए हैं ताकि एक क्वेश्चन की एक्स्ट्रा तैयारी आपकी करवा सकूं। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो जब उन्होंने कांजी उसकी दीवार गिरा दी थी, ठीक है, तो कुछ प्राणी जो थे अधमरे जानवर वो भाग गए थे, है ना। तो हीरा कहता है कि हम भी भाग चलते हैं, तो वो भाग नहीं पाए। तो ऐसे में वो क्या कहता है, मोती क्या कहता है कि इतना तो हो ही गया ना, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मालिक आएगा थोड़ा बहुत मारेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जो भागे वो आशीर्वाद तो देंगे हमें, है ना। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। चलो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो मोती के इस कथन के आलोक में उसकी कई विशेषता निकल के आती हैं। क्या क्या?
मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी उसके अंदर दयालुता है। हीरा और मोती में सबसे उग्र कौन था? उग्र था मोती, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी दयालुता है जो कि इस कथन से पता चलती है। मोती एक सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। जब वो बैल आता है ना, बैल, तो उसको भी एकदम मार के भगा देते हैं, है ना। इस तरीके से मोती बुद्धिमानी है, परोपकारी है, इसीलिए वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी भी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। साहसी है, बुद्धिमानी है, परोपकारी है, दयालु है, मित्र का साथ नहीं छोड़ता है ना। मोती अत्याचार का विरोध करता है, इसीलिए तो उसने कांजी उसकी दीवार तोड़ दी थी, है ना। ये चीज है बच्चों, तो मोती की ये विशेषता निकल कर आती हैं जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। ओके बच्चों, चलिए अब इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि जिस रास्ते से लेखक तिब्बत गया था वह रास्ता पहले किस काम आता था। तो जिस रास्ते से वो गया था ना, वो रास्ता पहले किस काम में आता था बच्चों? तो लिखेंगे लेखक राहुल सांकृत्यायन नेपाल से जिस रास्ते से तिब्बत गया वह रास्ता तिब्बत जाने का सबसे प्राचीन मार्ग था। उस समय तक फरी कलिफोर्ड का ये मार्ग जो था वो नहीं खुला था। उस समय नेपाल तथा भारत से जितनी भी चीजें तिब्बत जाती थी वो इसी रास्ते से होकर जाती थी, ठीक है। नेपाल और भारत से चाइना जो भी चीज जाएगी, ठीक है, एक सेकेंड, नेपाल तथा भारत से जितनी चीजें तिब्बत जाती थी, हाँ तिब्बत, तो क्या होता था, वो इसी रास्ते से जाती थी, ठीक है। इसीलिए यह एक व्यापारिक मार्ग था और साथ ही साथ ये एक सैनिक मार्ग भी था, क्योंकि आने जाने का यही एक मार्ग था। यहाँ बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी फौजी चौकियां बनी थी सुरक्षा की दृष्टि से, और यहाँ चीनी फौज भी रहा करती थी, ठीक है, क्योंकि तिब्बत हमेशा चीन का हिस्सा था, मतलब मानता है वो, इसलिए। अगला, सांस्कृतिक अस्मिता क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति इस पर क्या असर डाल रही है? तो बच्चों नाम से पता चलता है ना, सांस्कृतिक अस्मिता, यानी कि इसमें कई सारी संस्कृतियों का मेलजोल होगा। तो देखो, सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है हमारी सांस्कृतिक पहचान, अर्थात हमारे जीने के, खान पान के, रहन सहन के, सोचने के और जो भी तरीके हैं वो दूसरों से अलग है, इसे हम बोलते हैं सांस्कृतिक अस्मिता, ठीक है। इससे जिनसे हमारी एक विशेष पहचान है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति अस्मिता है, तो हमारी भारत के जीने के, खान पान के, रहन सहन के, सोचने जाने के तरीके पूरे दुनिया के दोनों लोगों से अलग है। आज उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण ये कमजोर होती जा रही है। क्यों कमजोर होती जा रही है हमारी सांस्कृतिक अस्मिता बच्चों? क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, हम जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनको अपनाते चले जा रहे हैं, है ना, जिससे हमारी संस्कृति का खतरा बढ़ता जा रहा है बच्चों। ये चीजें हैं इसकी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका घा वाला क्या कहता है। घा में कहा गया है, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है? तो बच्चों लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के बारे में क्या, कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में बताया बच्चों? तो आ जाओ देखते हैं। देखो, महादेवी की वर्मा की जो माँ है उनकी व्यक्तित्व की विशेषता है। देखो, सबसे पहली बात, महादेवी वर्मा की माँ जो है ना वो धार्मिक स्वभाव की है, ठीक है, वो धार्मिक महिला हैं। वो नियमित तौर पे पूजा पाठ करती थीं, वो मीराबाई जी के भजन गाया करती थीं, वे संस्कारी और हिंदी संस्कृति की जानकार थीं, ठीक है, जिससे महादेवी वर्मा का रुझान इन भाषाओं में हुआ। उनके धर्म सहिष्णुता के दृष्टिकोण के कारण उनका संबंध जवारा के जो नवाब थे ना, इनके परिवार से भी था, जो कि मुस्लिम धर्म के थे, ठीक है। संबंध क्यों था ऐसा? अच्छा, क्योंकि उन्हें ना धर्म के मामले में इतना कोई ज्यादा भेदभाव करने की वो नहीं थी, है ना, इसीलिए, दैट्स व्हाई। ओके बच्चों, तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे पूरा हो गया है। चलिए अब हम एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। पाठ में प्रेमचंद के फटे जूते में, ठीक है, पाठ जो है बच्चों प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें टीले शब्द जो है, टीले शब्द, इसका प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करता है? ठीक है, टीले शब्द किन संदर्भों को इंगित करता है ये बताइए, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं अच्छे तरीके से। टीले शब्द का प्रयोग प्रेमचंद के जीवन में आने वाली उन कठिनाइयों को दर्शाने के लिए किया गया है जो समाज के उच्च वर्ग के लोग जैसे कि पंडित, पुरोहित, मौलवी और जमींदार के द्वारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो टीले शब्द बेसिकली किसके लिए उपयोग हुआ है? समाज में जो कठिनाइयां आती हैं, जो कि उच्च वर्ग के लोग, पंडित, पुरोहित, मौलवी, जमींदार ये उत्पन्न करते हैं, उनके लिए किया गया है, ठीक है। ये कुरीतियां जैसे कि जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, शोषण और भेदभाव, ये समाज की प्रगति में अवरोध बनकर खड़ी होती हैं, जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो टीले शब्द का उपयोग इस तरीके से किया गया है बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट पूरा हुआ। और इससे भी पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं, जैसे कि मैं पिछली वीडियो के क्वेश्चन आपको दिखा दूं एक बार, आप इनको रिवाइज कर लेना, मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण क्या था। तो बच्चों ये देख सकते हैं प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण क्या था। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे लास्ट की ओर के पार्ट में, जो सबसे खतरनाक जगह वो डांडे है, क्यों है ये बताइए। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष पर्यावरण की कौन सी समस्या के बारे में बताया था जिनसे उनकी आंखें नम हो गई। फिर ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये वाला है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में समझाए हुए हैं, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, और अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो अब हमारे जो अभी बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि अभी जो है ना हमारा यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन 10th बचा हुआ है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 11th बचा हुआ है, और फिर आगे हम खंड जो घा है रचनात्मक लेखन, इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें अनुच्छेद लेखन हो गया हमारा, ठीक है, और पत्र लेखन हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे जो है ईमेल लेखन हो गया बच्चों। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस आधे घंटे की वीडियो में 9वीं क्लास के अपने हिंदी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए जो 6th सैंपल पेपर है इसके सॉल्यूशन को समझ लिया है। अब जो हमारे बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है ना, खंड गा के क्वेश्चन और खंड घा के क्वेश्चन, इन सभी के लिए अलग से मैं एक पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा बच्चों, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी, तो आप उसको जरूर से देख लेना, ठीक है ना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी देख लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता के जाना कि आपके एग्जाम के लिए ये जो हम सैंपल पेपर अपलोड कर रहे हैं आपको कितनी हेल्प मिल रही है। अभी पता है जब आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो अपलोड करूंगा ना ये 6ठे सैंपल पेपर की, तब और मजा आएगा, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है पार्ट 2 में। तो चलो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, मॉर्निंग इवनिंग दोनों को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।